का मुद्दा है मोदी का प्रहार, विपक्ष लाचार। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 घंटे 12 मिनट के अपने भाषण में न केवल विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दिया, बल्कि यह भी जता दिया कि यह सरकार के लिए शुभ है। और इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री ने फिर से शांति के सूरज उगने की उम्मीद जताई, तो वहीं मणिपुर के लोगों को इस बात को लेकर आश्वस्त भी किया कि सरकार और देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी जम करके तंज कसे और अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए साबित भी किया कि यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार का नहीं, विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। हालांकि प्रधानमंत्री के भाषण के 90 मिनट पूरे होने तक विपक्ष ने नाराज होकर वॉकआउट कर दिया और सदन में एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन विपक्ष का यह मानना है कि प्रधानमंत्री को सदन में भाषण दिलवाना ही उनकी उपलब्धि है और इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का वार, विपक्ष में हाहाकार। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? कब तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का? मोदी का विपक्ष की नियत नीति पर प्रहार। कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को बताया घमंडिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। मुफ्त की संस्कृति पर जताई चिंता। परिवारवाद, करप्शन समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का तंज। एक परिवार का घमंड एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। मोदी का प्रहार, विपक्ष लाचार। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे सबसे पहले हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है चर्चा के लिए। उनसे आपका मैं तारुफ करवा दूं और परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मदन राठौड़, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रताप राव हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले प्रताप जी आप ही से करना चाहूंगा। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक तरफ बीजेपी है और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आपने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सरकार से ज्यादा विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या कांग्रेस की जीत सिर्फ इतनी सी रही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने भाषण देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में बुलवा लिया, जैसा कांग्रेस कर रही है? हेमंत, पूरी इस बहस को मैंने सुना, क्योंकि बहस ये मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्रित थी और सबने मणिपुर को ही केंद्रित बनाकर सरकार के खिलाफ एक अविश्वास की बात कही थी। लेकिन पूरी बहस के दौरान जब ये विपक्ष के नेताओं के भाषण सुने तो उसमें एक साफ तौर पे जाहिर थी कि इन्होंने आलोचना जम के की मोदी सरकार की, बीजेपी की सरकार की आलोचना करते रहे, लेकिन मणिपुर की समस्या का क्या हल है एक भी नेता ने ये बात नहीं बताई कि आखिर में मणिपुर की समस्या क्या है। देखिए, इतने सारे लंबे लंबे भाषण हुए, लेकिन विपक्ष की दृष्टिकोण से मणिपुर की समस्या का कारण क्या है, मणिपुर की समस्या कैसे हल हो सकती है, मणिपुर की समस्या को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या डायरेक्शन होने चाहिए, इसको लेकर एक भी नेता ने कोई बात नहीं रखी। तो साफ तौर पे एक ऐसा जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार से खींच के चलते ये एक अविश्वास प्रस्ताव आया और मोदी सरकार की खींच, जो विपक्षी नेताओं की खींच थी, उसको उन्होंने मिटाया मणिपुर को लेकर। और जिस तरह से मोदी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया,
वो भी एक साफ तौर पे स्पष्ट करता है कि उन्होंने इसमें पूरी तरह से विपक्ष को घेर लिया। और विपक्ष का इसमें एक और है हेमंत, जो लग रहा था कि विपक्ष को जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा था तो उसको पूरा उन्हें सुनना चाहिए था और फिर आगे के लिए उनको कोई ना कोई और तर्क और बहस के कोई ना कोई मुद्दे मिलते और चर्चा के रास्ते निकलते, लेकिन वो बीच में छोड़ के गए। इससे साफ तौर पे जाहिर था कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमले करने शुरू किए वैसे ही वो वहां से खिसकने लगे। तो देखिए, जाहिर तौर पे तो यही साफ बात आई कि वैसे समझ में भी नहीं आ रही थी, आम जनता के भी ये समझ में नहीं आई कि कहीं कानून व्यवस्था की किसी राज्य में अगर कोई स्थिति बनी है तो उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो उसकी पूरी चर्चा हो विपक्ष को करनी चाहिए थी, उसके रास्ते निकालने के तरीके खोजने चाहिए थे। अगर कोई वहां सहमति बनती तो शायद मणिपुर को भी लाभ होता और देश को भी लाभ होता। ठीक है, प्रताप जी मैं वापिस आता हूं और राजेंद्र जी के पास जाएं, जब तक हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि भी जुड़ जाएंगे। मैं मित्तल साहब आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पर कि आखिरकार आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज के दिन को कैसे देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के हमले और विपक्ष के जो आरोप थे, इन दोनों को मिलाकर के देखें, कौन कहां तक सफल हुआ है आपकी राय में? देखिए अहमद, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आया, जब विपक्ष को इस बात का पता था कि नंबर गेम उनके साथ नहीं है और जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उसके पास पूर्ण बहुमत है, उनके खुद के 303 क्या नाम से सांसद हैं और उसके बाद में जो सहयोगी दलों की संख्या है वो भी करीब 330 से भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या रहा ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी चलो कि मणिपुर के मुद्दे को केंद्रित करके क्या नाम से आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। आपने 3 दिनों तक सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और क्या नाम से मणिपुर का जो राज्य सरकार वहां की उसके खिलाफ जमकर आपने अपनी बात को कहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको इस बात को कहने का अधिकार भी है। अविश्वास प्रस्ताव पर सभी तरह की चर्चा हुई, विपक्ष ने भी प्रहार किया। लेकिन आज जब सिलसिलेवार प्रधानमंत्री जी ने जब इसके जवाब देने का प्रयास किया तो सुना नहीं गया विपक्ष की ओर से और 90 मिनट बाद क्या नाम से वॉकआउट कर दिया गया। मेरे समझ में नहीं आता कि विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया। पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर क्या नाम से वॉकआउट कर दिया। इससे अच्छा होता कि जो जी ये आरोप लगाया गया कि जब वॉकआउट किया तो आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था ये मणिपुर के मुद्दे पे नहीं था, भले ही उसके केंद्रित हो, लेकिन जब आपने भी सभी तरह की बातें उसमें रखी तो प्रधानमंत्री आपकी बातों का जवाब दे। अब प्रधानमंत्री जी को अंत में क्यों बुलवाया जाता है? इसीलिए बुलवाया जाता है कि जितने भी सदस्यों ने जो बात रखी है उसका वो सिलसिलेवार जवाब दे। वो मणिपुर का भी जवाब देते, लेकिन जवाब सुनने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो वॉकआउट का क्या नाम से समझ में नहीं आता। या तो विपक्ष को ये लग रहा होगा कि उनका जो दावा कर रहे थे कि उनके साथ इतने सांसद हैं और जो एनडीए बनाया उसके अंदर इतने सांसद हैं, शायद मुझे लगता है कि वो भी टूटने के कगार पे था, इसीलिए क्या नाम से वॉकआउट करा और ये दिखाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर नहीं बोल रहे, जबकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी बोला। और ये बात बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री जी की कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले मणिपुर का सिलसिलेवार जवाब दे दिया और बता दिया कि किन परिस्थितियों में मणिपुर का क्या नाम से हालात बिगड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं है उसके बाद में कोई विस्तार से प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिए जाने की बात थी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि मणिपुर में हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया उसके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है वहां की हिंसा को बढ़ाने के लिए। मेरा इस संबंध में एक बात और कहना है कि प्रधानमंत्री जो है वो सदन के नेता भी होते हैं। जी, प्रधानमंत्री सदन के नेता भी होते हैं, तो विपक्ष है उसको इस बात का भी सम्मान करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी जो है वो सदन के नेता हैं, उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनते। जब आपने अपनी बात 3 दिन तक लगातार कही तो प्रधानमंत्री की बात को भी सुना जाना चाहिए था। जब हम देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो फिर इस तरह के क्या नाम से जो व्यवहार है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है
और जो एक आज जो दुखद घटना और हुई इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस संसदीय दल के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनको भी क्या नाम से सस्पेंड कर दिया गया। वाकई हमने देखा कि सदन, मैंने पूरी बहस सुनी, मैंने लगातार 3 दिन तक जितना मुझे समय मिला मैंने देखा, और प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी का आपने जिक्र किया। अधीर रंजन चौधरी ने तो ये कहा कि हमारा उद्देश्य तो ये पूरा हो गया कि प्रधानमंत्री को हमने सदन में बोलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव, राजेंद्र आर्य जी? देखिए हेमंत जी, हिसाब तो ये कहता है कि अगर मोदी जी की अविश्वास प्रस्ताव के जवाब पे ही ये बहस करानी थी और इनसे उनके सान में कसीदे पढ़वाने थे तो फिर हमारे को बुलाने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ यहां कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बोल चुके, 2 घंटे से ज्यादा बोले, ठीक है। अब आप देखिए देश में झूठ और लूट की सरकार चल रही है। जिस तरीके से मेरे बात का जवाब दीजिए पहले आप, ठीक है? मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सुन लीजिए। अरे शान में कसीदे पढ़वाने के लिए किसी को बुलवाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। हम ये जानना चाहते हैं और देश ये जानना चाहता है। और राजस्थान में चूंकि चुनाव है, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं भी। आपने क्योंकि शुरुआत इसी आधार पर की है कि आपने क्यों बुलवाया, हमारे को क्यों आपको बुलवाने का मतलब कि ये संसद में भी इस बात का, देखिए आप, सवाल आपसे यह है कि आप इतनी सी बात का जवाब दीजिए कि आखिर क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था। अधीर रंजन चौधरी के बयान का जिक्र किया, मैंने किया, उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में हमने बुलवा दिया, ये हमारी जीत है। क्या इसलिए लाया गया, मैं ये जानना चाहता हूं, बोलिए। देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो हमने नोटिस दिया था उसका रीजन यही था कि प्रधानमंत्री सदन की मतलब सदन में वक्तव्य देते और उसके बाद चर्चा स्टार्ट होती, यही विपक्ष का उद्देश्य था, इंडिया का उद्देश्य था। अब मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर जल रहा है, देश के अंदर एक खूबसूरत प्रदेश जल रहा है जिसके अंदर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने मतलब वहां पे वो किया, तो डबल इंजन की सरकार का दिल्ली वाला इंजन तो पूरी तरीके से फेल हो गया, यानी मोदी सरकार यानी झूठ और लूट की सरकार। अब आप यहां बताइए, प्रधानमंत्री सदन में या संसद में पहली बार झूठ थोड़ी बोले, वो लगातार झूठ बोलने की उनकी आदत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बहुत बड़ा झूठ बोला। मेरे पास में ये मतलब द हिंदू की खबर है जिसके अंदर वाशिंगटन पोस्ट के अंदर छपा, जिसमें यह लिखा कि इंडिया बिकेम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2011। ये वर्ल्ड बैंक की खबर है, मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको अगर स्क्रीन को जूम करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे दर्शक भी। आप यहां समझिए इस चीज को, एक झूठ बोला अर्थव्यवस्था को लेकर, दूसरा झूठ बोला उन्होंने एचएएल को लेकर, एचएएल को बोला हेलीकॉप्टर निर्माण करिए, लेकिन जब राफेल के निर्माण की बात आई तो एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया गया, 10 दिन पुरानी कंपनी को, अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका दे दिया गया। एलआईसी और एसबीआई को लेकर भी झूठ बोला गया, पैसा अडानी को, एलआईसी का और एसबीआई का क्यों लुटाया। अगर प्रधानमंत्री ने कहा, सुनिए ना, आर्य साहब सुनिए, प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि एचएएल को लेकर के आप आरोप लगाते रहे, लेकिन एचएएल आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट की सरकारी कंपनी है, क्या ये झूठ है? राजेंद्र आर्य, क्या ये झूठ है, बताइए। ये झूठ है क्या आज एचएएल सरकारी प्रॉफिट की कंपनियों में टॉप पर नहीं है? नहीं है। क्या उसमें कामकाज बंद हो गया? क्या एचएएल बर्बाद हो गई? ये आपके आरोप थे और प्रधानमंत्री का जवाब था। एचएएल के कर्मचारियों को जब आप आरोप लगा रहे थे सदन में, और अभी देखिए, अभी जब आपके आपके जवाब से पहले डिस्टर्ब करेंगे, देखिए मित्तल साहब ने ये कहा, एक मिनट जी, हाँ बोल लीजिए, आप अपना पूरा कर लीजिए। आप नहीं, आप बोलिए मत। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने 4 झूठ बोले, उसमें से मैंने आईएलएफएस का गिना दिया, एलआईसी का गिना दिया, और 2011 के अंदर इंडिया तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन गया था, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था। उसके अलावा एचएएल को भी बताया राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में कितने घोटाले हुए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि हमारे बैंकिंग सेक्टर की स्थिति अच्छी है। पीएनबी के अंदर घोटाला हुआ, पीएमसी के अंदर हुआ, एसबीआई के अंदर हुआ, एचडीएफसी के अंदर हुआ, आईडीबीआई के अंदर हुआ। पैसा लेकर भाग गए, मोदी जी के मित्र पैसा लेकर भाग गए, अधिकतर उनमें से गुजराती है। आप यहां पे बताइए, क्या हम झूठ सुनने के लिए बैठे हैं संसद के अंदर? आप बताइए ना, हम झूठ सुनने के लिए बैठे हैं यहां पे? आप प्रधानमंत्री या कोई चुनावी सभा थोड़ी है, संसद की गरिमा होती है, संसद में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और आप अपनी राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार से उनकी गरिमा में कसीदे पढ़वा रहे हैं। सच्चाई वही बात है राजेंद्र साहब, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं, वो उनकी अपनी राय है और वो अपनी राय आपके हिसाब से देंगे, हर चीज आपसे पूछ के करेंगे, ये नहीं है, उनकी भी अपनी एक स्वतंत्र राय है। और अगर आप इतने ही जवाब देना चाहते थे तो विपक्ष को सदन से भागना क्यों पड़ा, मुझे ये बताइए ना। हेमंत जी,
हेमंत जी स्वतंत्र, ये आप अगर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे कि आप ही पूरी दुनिया के अंदर सरताज है बुद्धिमत्ता के और आप ही का जवाब सबसे ठीक है, तो ये तो लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है ना आर्य साहब। प्रधानमंत्री ने ये तो आपको अपने आप में झांकने की जरूरत है कि आप अभी भी ये मानते हैं कि कोई अगर किसी पर टिप्पणी कर रहा है तो वो सिर्फ आपके हिसाब से टिप्पणी करे। आप ये कह सकते थे कि एक राजनीतिक विश्लेषक की अपनी राय हो सकती है। सुनिए ना सर, सुनिए, आपकी बात मैंने बिना रोके सुनिए, सुन लीजिए आप। झूठ दिया तो आप चाहे मेरी बात सुनिए सर। मेरा एक भी आंकड़ा झूठ हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। मेरा कोई आंकड़ा झूठा नहीं है, लेकिन तो प्रधानमंत्री के तमाम आंकड़े तो आप मुझे बताइए, आप जैसे आज आरोप लगा रहे हैं, एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ना, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं राफेल का घोटाला। आपके राज्य में किसी घोटाले के आरोप नहीं लगे रक्षा सौदों में? मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आप बताइए, हाँ ना बताइए ना, नहीं लगे क्या? सुनिए ना, बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है उसमें। ये बार बार राफेल के घोटाले की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट कैसे आई है? उसके बावजूद में झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? यह बताइए। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? आर्य साहब, आर्य साहब, उनकी अपनी एक राय हो सकती है। सुनिए, मेरा आपसे निवेदन है आर्य साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप सुनिए आर्य साहब, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं होगी। अगर आप लेवल होना चाहिए ना, सुनिए ना, मैं आपने तो इसे फिश मार्केट बना दिया। ये कोई मछली बाजार थोड़ी ना है। आर्य साहब, आपकी एक अपनी राय हो सकती है, उसका हम सम्मान करते हैं। सुनिए ना, भाजपा प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक की तरह बात। तो ये आप सिखाएंगे कि आर्य साहब कौन राजनीतिक विश्लेषक किसकी तरह से बात करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। अगर गलत बोलेंगे तो टोकेंगे। आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? चिल्लाने से कोई मैं व्यक्तिगत थोड़ी ना सही हो। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए आर्य साहब। आपको पता है प्रधानमंत्री ने 2 घंटे झूठ बोला, उस झूठ को आप यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आप उस झूठ को एस्टैब्लिश करना, आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। अब आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं। चैलेंज करता हूं आपको, मैं चैलेंज करता हूं। आप किसी भी फोरम पे मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। चैलेंज है आपको प्रताप राव, किसी भी चैनल पे डिबेट कर राफेल को लेकर। प्रताप जो राजेंद्र आर्य की स्क्रीन पर लाइए। प्रताप जो राजेंद्र आर्य राफेल का आपको पता है क्या? बोलिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है। राफेल का छोड़िए, आप अध्ययन कीजिए, आपसे ज्यादा अध्ययन किया है। केवल मंचों के भाषण जो है ना, वो डिस्कशन में मत लाइए। अरे मंचों के भाषण नहीं है, आपका पूरा बैकग्राउंड हमें पता है, इसलिए आपसे हमारे और सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे बैकग्राउंड एचएल को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? 10 दिन पुरानी कंपनी को, जिसका कागजों के अंदर कंपनी थी, उसको राफेल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? बताइए तो सही ना। आज एचएल की बात करते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी तो बताइए ना। आपके ही सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट आपके वकीलों ने लड़ा था ना वो। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के बारे में क्या कहा पता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के बारे में क्या कहा ये तो पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के बारे में क्या कहा? अरे ऐसी बातें करते हैं 100 दिन तक। अरे आप सीनियर लीडर इस तरह से बात करें तो अच्छी बात थोड़ी ना है। आप तो बिल्कुल राहुल गांधी जैसी बातें करने लगते हैं। देखिए, अरे राहुल गांधी के बराबरी आप लोग नहीं कर सकते। राहुल गांधी के नॉलेज को आप छू भी नहीं सकते। नहीं, हम कहां भाजपा ने करोड़ों आलू से सोना बना ही नहीं सकते। हमें नहीं आता आलू से सोना बनाना। अरे आलू से सोना तो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था। आप भी वही झूठ चलिए, एक मिनट शांत होइए, आप शांत होइए। अब राजेंद्र जी, 1 मिनट शांत होइए, मैं आता हूं वापिस आपके पास में। मित्तल साहब, जो राजेंद्र जी ने बात कही है, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या वे लगातार उसी बात पर कायम है जो पहले से कहते रहे? प्रधानमंत्री का जवाब हो गया, उसके बावजूद भी कहते हैं कि सदन में भी प्रधानमंत्री मानेंगे कैसे? लोकतंत्र में क्या एक सिर्फ विपक्ष के सामने यही रह गया है कि सिर्फ वो कहीं ना कहीं हमला करने के लिए हमला कर रहे हैं या फिर आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो राजेंद्र जी आ रहे हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सही है कि वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और ऐसी कोई बात को वो पसंद नहीं करेंगे जो कांग्रेस के खिलाफ जाती हो सकता है इसलिए वो मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, प्रताप राय जी के विचारों से सहमत नहीं हो। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि जब आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए तो आपने बहुत सारे आरोप लगाए, आपके सारे आरोपों को वहां सुना गया, रिकॉर्ड किया गया। अब जब प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दे रहे थे तो उनका जवाब सुनना चाहिए था। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आपकी बात को मैं नहीं काट रहा,
आप अपनी बात को रखें, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बात को रखें। और देखो जो असली बहस है, असली बहस का जो परिणाम, अभी आप प्रताप राय जी को चुनौती दे रहे थे बहस की, मेरा कहना है चुनौती देने की कोई जरूरत नहीं है। चुनौती क्या है, जनता स्वीकार करती है। आपने 2000 क्या नाम से जब 19 में 2000 में लेके आए थे, इससे पहले वाले ट्रम में 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तो फिर आपने देखा कि विपक्ष की क्या स्थिति रही। अब आप 2023 जी कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें जनता को फैसला करने दीजिए कि जनता आखिर क्या चाहती है। ऐसे ही देखिए, आपको लगता होगा क्या नाम से मेरे विचार आपसे सहमत नहीं है, लेकिन मैंने इसी चैनल पर कई बार ये कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो कल्याणकारी योजना है उससे आम जनता उनसे आकर्षित है। मित्तल साहब, लोकतंत्र का मतलब यही है कि हर आदमी के अपने विचारों की स्वतंत्रता की हम रक्षा करें। लोकतंत्र का मतलब यही है, किसी एक व्यक्ति के विचार अपने विचार हैं, उसकी अपनी भूमिका है कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ये मतलब नहीं है कि किसी को ये कह दें कि नहीं वो कैसे बोल सकता है उसके बारे में। ये आर्य साहब आज ही ऐसा कर रहे हैं आप, लेकिन आर्य साहब एक टिप्पणी में चाहता हूं, क्या हासिल हुआ है विपक्ष को आज, सिर्फ इतना सा। देखिए, जहां तक हेमंत जी संख्या बल की बात है, तो संख्या बल के अंदर निश्चित रूप से विपक्ष के पास में वो मैजिकल फिगर नहीं है और ना ही था। तो आज ये सिर्फ विपक्ष का शुरू से, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि जब हमने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया तो उससे पहले भी करीबन 3 दिन तक हम लगातार, हमारे नेता मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और तमाम अधीर रंजन चौधरी जी, दोनों सदनों के जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे वक्तव्य दें। मणिपुर पे वक्तव्य की बात क्यों उठी आपको पता होगा। सुनिए एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मणिपुर जल रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ने प्रधानमंत्री ने सिर्फ मुंह खोला, बोला कि 140 लेकिन जब विपक्ष के नेता बोले तब सदन ने सुना ना। फिर जब प्रधानमंत्री देश के बोल रहे थे तो कम से कम आप सुनते। यही सवाल था प्रताप जी, सुनिए ना, मैं वही तो बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूं, उसके बाद खत्म करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप सुनिए मेरी बात पूरी। ये बिल्कुल ये वैसे ही हुआ कि ये प्रस्ताव जो है ये विपक्ष लेके आया था। हाँ। और इसका बहिष्कार भी विपक्ष ने कर दिया। इसका माने जो इन्होंने खुद आयोजन किया था उसका बहिष्कार करके चले गए। देखिए, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम ही किसी प्रस्ताव को लेके आए और उस प्रस्ताव का हम ही बहिष्कार करके चले जाएं। ये एक ऐसी स्थिति तब आती है जब खुद को ही अपने प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हो। जो ये अविश्वास प्रस्ताव था, इस पर ही अविश्वास था विपक्ष को। ठीक, देखिए, मेरे को आज पूरा जो लगा, सदन का जो समय जाया किया गया और जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए इसलिए डुबो दिए इस विपक्ष ने कि केवल अपनी जो खुजली है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मिटाने के लिए इन्होंने संसद में कुछ बोलने के लिए इन्होंने ये कर दिया। लेकिन देखिए जनता को कितना नुकसान हुआ। ठीक है प्रताप जी, माफी चाहूंगा, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि ये सवाल अभी जनता के बीच में है कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चली उससे देश को क्या हासिल हुआ और क्या किसकी कहां जीत हुई, लेकिन क्या वाकई जनता की जीत हुई है, जनता के मुद्दे पर जो बात कही जा रही थी उसका फायदा जनता को मिला है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।